नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है अपना, परिस्थितियां जब अनुश्रित यानी हियर से साक्ष्य सुसंगत हो जाते हैं। यानी वे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब अनुश्रित साक्ष्य जो होते हैं वो सुसंगत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन की मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम। तो उसके मुख्य पॉइंट हैं, साक्ष्य के पहले प्रकार देखेंगे, फिर मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष हो, इसके संदर्भ में देखेंगे जो मौखिक साक्ष्य हो प्रत्यक्ष हो तभी वह एक साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। अनुश्रित साक्ष्य क्या है, इसके अपवाद क्या है, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहला है साक्ष्य के प्रकार। साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और दस्तावेजी। मौखिक साक्ष्य से तात्पर्य यह है कि साक्ष्य प्रत्यक्ष व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सामने कह करके बोल करके दिया जाता है, उसे मौखिक साक्ष्य कहते हैं। लेकिन साथ में ये भी बात है कि यहाँ पे इशारों की बातों को भी प्रत्यक्ष साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य के रूप में देखा गया है। अगर कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है लेकिन वो इशारों से बातों को समझा रहा है, इसे भी मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत देखा गया है। जबकि दस्तावेजी साक्ष्य हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो प्राथमिक होते हैं और द्वितीयक होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं दस्तावेजी साक्ष्य, लेकिन ये लिखित होते हैं। ठीक है, लिखित होते हैं किसी भी चिन्हों, ठीक है, किसी भी चिन्हों अक्षरों के द्वारा किसी पदार्थ पर ये लिखित दस्तावेज होते हैं जो किसी भी प्रयोजन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के साक्ष्य हो गए। सेकंड पॉइंट है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष हो। धारा 62 क्या कहती है कि जो मौखिक साक्ष्य होता है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। यानी मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे कैसी ही हो प्रत्यक्ष ही होगा, प्रत्यक्ष होना चाहिए। सामने से अगर किसी को साक्ष्य दिया जा रहा है तो उसके सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष है जब, कब प्रत्यक्ष है, देखे जाने वाले तथ्य जो होते हैं वो साक्षी ने देखे हों। यानी ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं तो साक्षी जो है, ठीक है, उसने उनको देखा हो। अगर तथ्य ऐसे हैं जिन्हें सुना जा सकता हो तो उससे सुना गया हो। अगर साक्ष्य ऐसे हैं जिन्हें इंद्रिय द्वारा बोध किया जा सकता हो तो इंद्रिय द्वारा बोध किया गया हो। अगर साक्ष्य राय आधार के तथ्य हैं, यानी एक राय प्रकार से देना, साक्ष्य ऐसे हैं कि राय के आधार पर हैं, तो उसके साक्षी राय आधार पर भी धारण करता हो, तब उन्हें मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के अंतर्गत देखा जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष साक्ष्य देखा, सुना या इंद्रियों द्वारा बोध किया गया हो, जिसे प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति काने खासे क्या कहा कि यार मैंने अभी रोड पर देखा कि एक व्यक्ति ने आकर के अपनी बाइक एक रोड पर चलने वाले व्यक्ति में उसको एक्सीडेंट कर दिया, उसमें पीछे से उसको चोट पहुंचा दी, ठीक है, अपनी बाइक से। अब का ने ये बात खा से कही है, अब खा इस बात को गा से कहता है कि भाई ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति रोड से जा रहा था और पीछे से एकदम से तेज गाड़ी आती है मोटरसाइकिल लेकर के, उसमें वह ठोक देता है। तो यहाँ पर ये जो खा गा को कह रहा है, यहाँ पर ये प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, क्योंकि खा ने अपनी इंद्रियों द्वारा उस स्थिति को ग्रहण नहीं किया है। यहाँ पर का ये प्रत्यक्ष साक्ष्य, लेकिन खा का ये प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। तो साक्ष्य इंद्रियों द्वारा बोध किया गया प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपना अनुश्रित साक्ष्य। जब मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष ना हो उसे अनुश्रित साक्ष्य कहा जाता है। हियर से यानी इधर उधर से सुन लिया, लेकिन उन्हें खुद की इंद्रियों द्वारा ना तो सुना गया या ना देखा गया या ही महसूस किया गया। ठीक है, तो ऐसे तथ्य अनुश्रित हैं जो ना सुना हो, ना देखा हो, ना अपनी इंद्रियों से बोध किया हुआ, उन्हें अनुश्रित साक्ष्य कहा जा सकता है। जैसे हमने ऊपर के उदाहरण में भी देखा था, सेम उदाहरण यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, ऐसे मिलता जुलता। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है इसके अपवाद देख लेते हैं, इस चीज के अपवाद क्या हैं, यानी अनुसृत साक्ष्य के भी अपवाद हैं, जैसे कि रेस जेस्टी का सिद्धांत। रेस जेस्टी का सिद्धांत ये कहता है अगर कोई भी साक्ष्य, चाहे वह विवादक हो या सुसंगत हो, एक समव्यवहार का भाग है, एक ही समव्यवहार का अगर भाग है और वह यानी का और खा, ठीक है, का और खा दोनों एक सिचुएशन पे कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही एक सिचुएशन पर कोई कार्य कर रहे हैं, तो का ने यहां पर कोई कृत्य किया, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अपवाद, यानी अनुसृत जो साक्ष्य है उसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पहला रेस जेस्टी का सिद्धांत इसका अपवाद है, यानी रेस जेस्टी का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी तथ्य जो सुसंगत या विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हो, ठीक है, इस प्रकार जुड़ा हुआ हो कि वह एक ही समव्यवहार के भाग लगें, ठीक है, यानी कोई तथ्य अगर कोई व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है तो वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए कि वह एक ही समव्यवहार का भाग लगे, यानी मान के चलो का द्वारा खा को क्षतिकारित की गई, उसी समय गा वहां पर प्रेजेंट था तो वह उस समव्यवहार का भाग हो जाएगा। और गा द्वारा कोई भी साक्ष्य दिया जाता है कि मैंने उसको देखा, और इस तरह से अब एक तरह से देख के अनुसृत साक्ष्य हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन उस ये कह दे कि उसी समय कुछ ऐसी घटना मैंने देखी गई जहां पर का उसी स्थिति में उपस्थित था, तो अब का को खाने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा कि उसने उसको क्षतिकारित किया, लेकिन सॉरी कि का ने खा को क्षतिकारित की, लेकिन गा ने उसको क्षतिकारित करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसी समय कुछ ऐसी परिस्थितियां देखी जिससे गा ने कहा कि हत्या का के द्वारा यहाँ ये जो खा को क्षतिकारित की गई है वो का के द्वारा खा को की गई है। तो यानी स्थिति ऐसी हो गई जो सुसंगत एक ही परिस्थिति में संसक्त हो गई। अब इसे क्या है, अनुचित साक्ष्य के अंतर्गत ग्राह्य योग्य माना जाएगा, जो कि अनुचित साक्ष्य का ही एक अपवाद है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्वीकृति एवं संस्वीकृति को भी यहाँ पर माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को करने की स्वीकृति की है, संस्वीकृति की है, तो उसे यहाँ पर ग्राह्य योग्य माना जाता है, क्योंकि नॉर्मल सिद्धांत ये है कि किसी भी व्यक्ति की विपरीत कोई भी बात किसी व्यक्ति के विपरीत होती है, ठीक है, तो ऐसी विपरीत होती है या उसके हितों को कम करने वाली होती है और उस बात को व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर वो स्वीकार कर रहा है तो बात सत्य ही मानी जाती है। नंबर 3 पॉइंट, धारा 32 के अंतर्गत जो बातें आती हैं वो भी सुसंगत तथ्य के अंतर्गत आती हैं, यानी धारा 32 के अंतर्गत कुछ कथन हैं जो अगर कथन कोई व्यक्ति करता है वो सुसंगत तथ्य माने जाएंगे, उन्हें ग्राह्य योग्य माना जाएगा। यानी जैसे अगर कथन किसी व्यक्ति ने किया है जो मर गया है, ठीक है, या वो मिल नहीं रहा है, या तो मर गया हो, ठीक है, या मिल नहीं रहा हो, ठीक है, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो, ठीक है, या फिर जिस व्यक्ति का साक्ष्य लिया जा रहा है, जिसकी उपस्थिति दी जा रही है, उसको बिना उसकी उपस्थिति के लिए बिना व्यय के उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी परिस्थितियां अगर बन रही हैं तब भी उसे ग्राह्य योग्य माना गया है, यानी अनुसृत साक्ष्य का अपवाद माना गया है। फोर्थ पॉइंट है लोक दस्तावेजों में कथन। अगर कुछ कथन ऐसे हैं जो लोक दस्तावेजों के अंतर्गत हैं, यानी जिस व्यक्ति ने वो कथन लिखे हैं लोक दस्तावेजों में, अगर वो व्यक्ति नहीं है, असमर्थ है, मिल नहीं रहा है, तब भी उसकी अनुपस्थिति में भी लोक दस्तावेजों कथनों को अनुचित साक्ष्य का अपवाद माना गया है। फिफ्थ पॉइंट है विशेषज्ञों की पुस्तकों के कथन। अगर विशेषज्ञ मर गया हो, मिल नहीं रहा हो, ठीक है, यानी यहाँ आने में असमर्थ हो, तब उसके कथन को अनुचित साक्ष्य का अपवाद माना गया है और उसे एक साक्ष्य के रूप में देखा गया है, उसे ग्राह्य योग्य माना गया है, ठीक है।
तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।